नमस्कार दगड़ियों, मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में। और सबसे पहले तो आपको सबू का धन्यवाद करना चाहें कि आपके प्यार और आशीर्वाद से मेरी जो जोहार यात्रा है वो सकुशल संपन्न हुई। और साथ में जो ब्लॉग मैंने जोहार सीरीज के लिए बनाए थे वो भी काफी हिट रहे। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने उन दोस्तों के लिए, उन साथियों के लिए बनाई है जिनके लगातार मुझे मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, हर जगह कि थोड़ा जोहार वैली का जो ट्रैक है उसके लिए गाइड कर दो। क्या व्यवस्था वहां रहती है, कैसा मौसम रहता है, किस सीजन में जाना चाहिए, रहने खाने की क्या व्यवस्था होती है। तो आपके इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और जिस साथी को इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है उसे शेयर जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि जोहार किन लोगों को जाना चाहिए। भाई जोहार उन लोगों को जाना चाहिए जो कि वास्तव में ट्रेवल एंथुजियास्ट हैं। ठीक है, क्योंकि दुर्गम वैली है, देखा देखी में मत चले जाना कि पवन जा रहा हमले जानू, वीडियो बनू, सेल्फी बनू, पवन की औत करता। जब तक आप फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर नहीं है तब तक जोहार वैली न जाए दगड़ियों। अगर आपको हाइट सिकनेस होती है कि आप ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो आपको डर लगती है, होता है बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है ना, और चढ़ाई चढ़ने में आपकी घबराहट बढ़ जाती है और आपका बीपी एकदम से घट बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप जब तक रोड नहीं बन जाती, रोड बन रही है, काम चल रहा है, आने वाले 4-5 सालों में बन जाएगी रीलम से मिलम तक, तब तक आप इस यात्रा को अवॉइड करें। पर अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट है, एकदम तंदुरुस्त है, तो जोहार में आपका स्वागत है। दोस्तों एक सवाल आया था कि पवन दा गर्लफ्रेंड या वाइफ और बच्चों के साथ इस वैली की यात्रा कर सकते हैं क्या। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि गर्लफ्रेंड को जोहार वैली ले जाऊंगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा, बट पहले उम्मा उम्मा करूंगा, तो ऐसा सोचना भी मत, पीछे से भालू आके चुम्मा लेके चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि दुर्गम वैली है, टेढ़ी मेढ़ी संकरी पगडंडियां है, ऊपर खड़े पहाड़ है, नीचे खाई है, गोरी नदी है, तो ये हरकतें तो हो नहीं पाएंगी वहां पे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब भी आप अपने वाइफ या बच्चों को लेके जाते हैं तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है दोस्तों वो ये होती है स्टे करने की। छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए कई चीजों की व्यवस्था करनी पड़ती है, प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप कपल के तौर पे जा रहे हैं या वाइफ को साथ में ले जा रहे हैं तो ऐसा तो वहां पे हो नहीं पाएगा। जो आप कहोगे कि हमको अटैच्ड हगड़ी मुतड़ी वाला चाहिए, अलग से सिंगल रूम चाहिए, बिस्तर पे चाय चाहिए, ट्रिंग ट्रिंग घंटी देंगे, जो ऑर्डर करेगा वो मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि व्लॉग में आप देख ही चुके हैं, एक कॉमन सा रूम होता है, उसी में सारे ट्रैवलर आके हड़ी जाते हैं। निंगाल की चटाइयां बिछी होती हैं, तख्ते लगे होते हैं, अपना स्लीपिंग बैग खोलो, उसके अंदर घुसो, ठीक है, अपने बैग को तकिया बनाओ और टन करके सो जाओ। और नींद ऐसी आती ना दोस्तों, ऐसी साउंड स्लीप आपको बड़े बड़े 5 स्टार होटल के लग्जरी रूम में नहीं आएगी, स्लीप वेल के गद्दे में नहीं आएगी, जैसी नींद वहां जोहार वैली में आती है। और रही बात टॉयलेट बाथरूम की दोस्तों, तो कहीं कहीं पे टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं सरकार के द्वारा या ग्राम प्रधान के द्वारा, बस बेसिक से है, उसके लिए भी बाहर ही जाना पड़ता है, अटैच नहीं है। ठीक है, और कहीं कहीं पे आपको खुले में शौच भी करना पड़ सकता है। और मुझे इस बात की खुशी है दोस्तों कि आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से लगभग 22 साल के बाद मुझे भी नीले गगन के तले हगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि वो वैली लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, लड़कियां वहां ट्रेवल नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ, मैं बस ये बोल रहा हूं कि आप समझ रहे हो ना, एक फैमिली में बच्चों के साथ थोड़ा सा सब कुछ व्यवस्था देखनी पड़ती है, मैं इस हिसाब से बोल रहा हूं। पर अगर आपकी महिला मित्र या आपकी पत्नी मतलब इन स्थितियों में खुद को ढालने के लिए तैयार है तो उनका मोस्ट वेलकम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा हमारे साथ हो भी चुका है, एक अंकल आंटी लोग थे, वो भी ट्रेवल कर रहे थे, तो रात में वो हमारे साथ ही रुके थे, तो उनकी वाइफ जो थी वो जो होटल वाले बुबू थे उनकी बीबी के साथ सोई थी। तो ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। जो तुम कॉल आके हम दगड़े पड़ू डगड़ा खून, ये चीज नहीं हो पाएगी, आप समझ रहे हो। तीसरा सवाल आया, जोहार यात्रा करने का बेस्ट समय कौन सा रहेगा पवन दा। यार मेरे हिसाब से तो तुम गर्मियों में बनाओ प्लान, ये अप्रैल से जून के बीच में, क्योंकि उसमें मौसम भी सही रहता है, बारिश भी नहीं होती और लैंडस्लाइड का भी डर नहीं रहता है। या फिर हमारी तरह अगस्त सितंबर में बना लो, जिसमें नंदाष्टमी का मेला लगता है, उसमें गांव की रौनक कुछ और ही होती है यार, क्योंकि सभी लोग अपने गांव की तरफ लौटते हैं, उस समय रास्ते में भी भीड़ भाड़ रहती है, गांव में भी चहल पहल रहती है, तो आपको मजा आएगा और काफी कुछ एक्सप्लोर करने को भी मिलेगा, मेले का आनंद भी उठा लोगे, ढुसका चाचरी गाओगे, रात में नौरते होंगे, एक टाइप का बोन फायर टाइप का भी हो जाएगा आपका, तो मजा आता है, इसमें कर लो। विंटर में तो वहां वाली नीचे आ जाते हैं, तुम कहां जाओगे, सिर्फ आईटीबीपी और आर्मी रहती है, उसमें अलाउड नहीं होता है। एक बंदे ने सवाल किया कि पवन दा जोहार यात्रा ग्रुप में करनी चाहिए या अकेले भी कर सकते हैं। देखो मेरे हिसाब से तो ग्रुप में करोगे ना तो वो बेस्ट रहेगा यार।
और उस ग्रुप में अगर एक आध बंदे लोकल के हो जाए तो आहा सोने में सुहागा ही हो जाए। मेरे ग्रुप में तो सभी बंदे लोकल के थे, मेरा तो मतलब सोना चांदी चौंचबरात सब हो गया था। क्योंकि ऐसा है ना, लंबा ट्रैक है, रास्ते में कई चीजें होती हैं, है ना, रास्ता भटक गए, कोई दुख है, तकलीफ है, या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, तो उसमें तो साथी काम आएंगे ना। पर अगर आप सोलो ही करना चाहते हैं, कोई आपका साथी नहीं है, ठीक है, या आपको सोलो ट्रैवलिंग में ज्यादा मजा आता है, तब भी आप कर सकते हैं। रास्ते में आपको घोड़े वाले, बकरी वाले, होटल वाले मिलते रहते हैं, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे अपना पर्सनल अगर आप सजेशन मांगेंगे तो मैं तो यही बोलूंगा कि कम से कम 2-4 लोगों के ग्रुप में तो जाओ। इससे आपका जो ट्रैकिंग का आनंद है ना वो बढ़ जाएगा और आप रास्ते में बोर भी नहीं होंगे। क्योंकि निर्जन पहाड़ है, जंगल है, तो एक समय तो ऐसा आता ही है कि यार आप बोर भी होने लगते हैं। तो अगर दोस्त साथ में होंगे तो आपका वो सफर एकदम से मतलब कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के बाहर से जो आना चाहता है वो यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं? ओके, देखो आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई कहीं भी रहते हो तो सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड में कहाँ पहुंचे? हल्द्वानी पहुंचे। और हल्द्वानी आप बाई एयर भी पहुंच सकते हैं, पंतनगर एयरपोर्ट है और यहाँ देहरादून में है, ठीक है। और या बाई ट्रेन भी पहुंच सकते हैं, काठगोदाम यहाँ का सबसे अंतिम और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हल्द्वानी का, ठीक है। तो वहां से हल्द्वानी पहुंचो, हल्द्वानी से आपको टैक्सी मिल जाएंगी डायरेक्ट मुनस्यारी के लिए, और मुनस्यारी पहुंचने में 9 से 10 घंटे लगते हैं हल्द्वानी से, ठीक है। तो उस दिन शाम को आप मुनस्यारी में स्टे करना, और मुनस्यारी में बहुत सारे होम स्टे हैं, होटल है, तो रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन आप रिलम के लिए प्रस्थान करना। रिलम वहां से आधा पौना घंटा लगेगा आपको, शेयर टैक्सी से जाना, 150 रुपया टिकट है, ठीक है। तो क्या पता आपके अंतर बढ़ जाए। और वहां से फिर ऊपर को तो आपको पैदल ही ट्रैक करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे पास आया है कि पवनदा बहुत लंबा और सुनसान ट्रैक है जोहार वैली का, रास्ते में किसी की अचानक तबीयत खराब हो गई, किसी को चोट लग गई, कोई फिसल गया, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले तो आप यात्रा शुरू करने से पहले अपने बैग में एक फर्स्ट एड किट रख लें। उसमें आपकी कुछ जरूरी दवाइयां जैसे कि पेन किलर, ठीक है, और गैस की गोली, इनो, पुदीन हरा, और एक बंडल उसका पट्टी का, बैंडेज, मूव, ठीक है। ये सब चीजों का एक किट सा बना के आप दोस्त लोग जो भी जा रहे हैं अपने बैग में रख लेना। हमने भी ऐसे ही किया था, ठीक है, ताकि छोटी मोटी परेशानियां या दिक्कतों को आप खुद ही टैकल कर पाओ, ठीक है। अब किसी के सर में दर्द होगी तो कहाँ भागोगे वहां, ठीक है। तो आपके पास होने चाहिए भाई, सर दर्द की दवाई होनी चाहिए। पर अगर इमरजेंसी आ जाती है, किसी को चोट लग गई, कोई फिसल गया, कोई चल नहीं पा रहा है, किसी का असह्य दर्द हो रहा है, वो पेन किलर खाने से भी नहीं रुक रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? क्योंकि जंगल में नेटवर्क तो आते नहीं है और बिल्कुल सुनसान एरिया है, कहाँ जाओगे, किससे हेल्प मांगोगे? तो तरीका बताता हूं। जहां से आप अपना ट्रैक शुरू करोगे रिलम से, और जहां आपको पहुंचना है मिलम, उसके बीच में आईटीबीपी की 3 पोस्ट है और आर्मी की 1 पोस्ट है और ग्रिफ वालों का एक कैंप है। तो यहाँ पे वाईफाई भी अवेलेबल है और यहाँ पे उनके डॉक्टर भी रहते हैं, डिफेंस वालों के, दवाइयां वगैरह सब कुछ है। तो आपको सबसे पहले जो भी आपकी नजदीकी पोस्ट पड़ती है जहां पे ये कांड हो रहा है, वहां पे आप अपने साथियों के द्वारा, या अगर आप चलने की स्थिति में है तो पहुंचने की वहां पे कोशिश करें, ठीक है। और अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो किसी घोड़े वाले के हाथों या किसी नेपाली भाई के हाथों उस चौकी तक मैसेज पहुंचाए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे केस हो गया, आप आइए। तो आईटीबीपी और आर्मी वाले जरूर आपकी हेल्प के लिए आएंगे, वो स्ट्रेचर में आपको डाल के अपने कैंप तक ले जाएंगे, ठीक है। मुझे भी बहुत ज्यादा जुकाम लग गया था, हल्का फुल्का बुखार भी था, तो मैंने खुद आईटीबीपी कैंप से जुकाम की दवाइयां ली, ठीक है, और 2 खुराक में मैं ठीक हो गया था। तो घबराने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था हो जाएगी, बस हिम्मत से काम ले और अपने साथ फर्स्ट एड किट जरूर रख ले। काफी लोगों ने ये सवाल पूछा था कि पवन दा जोहार ट्रैक करने में टोटल कितना खर्चा आता है? देखो, लद्दाख वैली, स्पीति वैली या और कहीं जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां जाने में जितना खर्चा आता है उसका 1/10 भी नहीं आता होगा। मतलब मैं आपको 7 दिनों का आइडिया दे रहा हूँ। 7 दिन में आराम से रिलम टू रिलम ये पूरा ट्रैक आना जाना हो जाता है। तो इसमें आपका रहने का, खाने का, सॉरी रहने का तो फ्री होता है, ठीक है, होटल में रहने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता, सिर्फ खाने का आपका 7 दिन का मैं बता रहा हूं आपको 3,000 रुपए में हो जाएगा। 3,000 बोले तो 400, 425, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। तो इतने में आपका हो जाएगा। अगर कोई नशेड़ी वंगेड़ी है, ठीक है, खाने पीने वाला है, तो उसके लिए तो 30,000 भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है। और जहां तक हमारी बात है, हमारा कितना खर्चा है, हमारा तो भाई 1,000 या 1,500 पर बंदे में हो गया होगा। 7 दिन का बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उसके कई रीजन है। एक तो ये है कि हम मैगी साथ में ले गए थे, तो मैगी 50 रुपए की मिलती है और हमारी फ्री में बन रही है मैगी,
ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर आ गया क्योंकि 10-12 लोग हम गए थे। दूसरी, मैं लोकल के बंधु के साथ ट्रेवल कर रहा था, तो जब हम लसपा में रुके थे 2 दिन, तो वहां पे एक तो मंदिर में पूजा थी, तो दिन में हमारा वहां खाने का हो गया था और रात में हम कैलिदा के वहां रुके थे, तो वो फ्री हो गया, ठीक है, खाने का भी फ्री हो गया वहां पे। तो ये चीज है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप बजट ट्रेवलर हैं और या लो इनकम वाले भाई लोग हैं हमारे, जो कि अभी लद्दाख वैली का खर्चा नहीं उठा सकते, तो एक बार जोहार वैली जरूर आना, आप निराश नहीं होगे। बहुत खूबसूरत वैली है, ठीक है, और कम से कम खर्चे में हो जाएगा। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, और सबसे बड़ी खूबी, अभी तक ये वैली अनएक्सप्लोर्ड है, अनटच्ड है, तो आपको एक्सप्लोर करने में, ट्रैक करने में बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, एक भोजन से संबंधित सवाल आया है। भाई पूछ रहा है कि पवन दा, वहां के होटल में खाने में क्या क्या वैरायटी मिल जाती है? वैरायटी चाहिए इस बंदे को उस टॉप पे, है वहां खाना ही मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। भाई जो तुम सोच रहे हो कि हमें पिज्जा, बर्गर, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, नान मिलेगा, तो प्लान कैंसिल कर दो, नहीं हो पाएगा। वहां पे टिपिकल इंडियन फूड मिलता है, जो कि जैसे कि हम नॉर्मली खाते हैं, दाल भात सब्जी झोली खिचड़ी ऐसे, ठीक है। और रोटी भाई, तुम्हारी अगर किस्मत सही है और तुम कम लोग हो उस दिन होटल में, तो रोटी मिल सकती है, लेकिन अधिकतर आपको दाल भात खा के गुजारा करना पड़ेगा। नॉन वेजिटेरियन है तो वहां पे एक सूखा मीट भी बनता है, तो वो भी आप खा सकते हैं। और अंडे अगर उनके स्टॉक में होंगे तो अंडा कड़ी भी आपके लिए बन सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा रेट थोड़ा हाई हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको अपना बता देता हूं, हमने तो जैसे नॉर्मल खाना खाया था, तो उसके साथ साथ हमने मतलब रोटी, जहां तक रोटी की बात है, हमने 7 दिन के ट्रैक में केवल 1 दिन रोटी खाई थी बबलदार में, बस। 8वां सवाल है, जोहार वैली में दुकान है क्या? अगर है तो सब सामान मिल जाता है क्या? हाँ, मॉल है वहां पे वहां पे बहुत छोटी छोटी एक आध दुकान आपको मिलेंगी, जहां पे बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। जैसे अगर आप खाने पीने वाले हो तो आपको खुकरी मिल जाएगी, लेकिन खुकरी से ऊपर बड़ियाट, बाहुल, बलकाट ये ब्रांड नहीं मिलते हैं, ठीक है। और तानसेन मिल जाएगा, और अंडे, मैगी, बिस्कुट, नमकीन, ये चीजें मिल जाती हैं वहां पे। थोड़ा सा रेट डबल या ट्रिपल हो सकता है। तो मैं आपको एक सुझाव दे दूं, अगर आपका सिगरेट और तानसेन के बिना प्रेशर नहीं बनता है, तो आप अपना कोटा मुंशियारी से ही लेके चलें, क्योंकि ऊपर एक तो महंगा भी होगा, और हो सकता है कि उस दिन स्टॉक ही खत्म हुआ हो और आपका प्रेशर ही ना बने, तो अपनी व्यवस्था खुद करके ले जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कि पवनदा, बैग में क्या क्या सामान रखना पड़ेगा, कपड़े वगैरह? ओके, देखो, एक हफ्ते के हिसाब से मैं बता देता हूं आपको। 2-3 टी शर्ट रख लेना, 2 ट्राउजर सफिशियंट है, और 1-2 गर्म जैकेट, वार्मर वगैरह रख लेना, ठीक है। और एक अच्छा सा रेनकोट जरूर रख लेना भाई लोगों, क्योंकि वहां पे हल्की फुल्की बारिश तो होती है, ऊपर तो उतनी नहीं होती है, लेकिन जब रास्ते में हम जाते हैं नीचे, तो वहां बहुत बारिश होती है, तो रेनकोट आपको बचाएगा और आपके हाथ भी फ्री रहेंगे, आप इजिली ट्रैक कर सकते हो। स्लीपिंग बैग याद से रख लेना, क्योंकि होटल में आपको मुश्किल से एक कंबल मिल पाएगा, ठीक है। तो एक कंबल मिल जाएगा, तो स्लीपिंग बैग के अंदर डाल के उसे अच्छे से ओढ़ से आप सो सकते हो। और एक अच्छे से ट्रैकिंग शूज खरीद लेना दोस्तों, वो चैचा करने वाले, प्लास्टिक के शोल वाले, स्लिपरी शोल वाले जूते पहन के मत आना, क्योंकि ट्रैक है थोड़ा सा कठिन। कहीं पे आपको कीचड़ में भी चलना पड़ सकता है, कहीं पे आपको पानी वाले गधेरे भी पार करने पड़ सकते हैं, पथरीली चट्टाने हैं, भ्यो बकार सब कुछ है। तो आपके जूते मजबूत भी होने चाहिए, और उनकी जो शोल है वो ग्रिप वाली होनी चाहिए, ताकि आप फिसलो ना, क्योंकि भाई नीचे सीधे गोरी नदी में जाओगे, फिर कल्याण हो जाएगा। और हाँ, एक पावर बैंक जरूर रख लेना, और साथ में एक छोटी सी जो आजकल सोलर लाइट चली है वो रख लेना, ठीक है। वो आपके बहुत काम आएगी। और रास्ते के लिए चपेड़ बोलते हैं ना, जैसे चने वने या ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लेना, ताकि आपको आप चलते चलते चबा सको और आपको चलने की एनर्जी मिल सके। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, एक कोबरा परफ्यूम जरूर रख लेना, उसी से स्नान करना एक बंदे ने पूछा है कि पवनदा, अगर हम जोहार वैली फ्रीली घूमना चाहें तो अपना सामान बोकने के लिए पोर्टर मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल मिल जाएंगे दोस्त। अगर आपका ऐसा प्लान बन रहा है तो आप रिलम से ही पोर्टर कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप किसी एक नेपाली बंधु को पकड़ लो, ठीक है, उसको सामान दे दो अपना, या फिर किसी खच्चर वाले को पकड़ लो, उसमें खच्चर में अपना सामान लाद दो। अब वो पैसा कितना लेते हैं उसका आइडिया हमें नहीं है, क्योंकि हम तो खुद ही खच्चर बने हुए थे, ठीक है। तो जहां तक मेरा आइडिया है, रिलम से मिलम तक आपका सामान पहुंचाने के लिए वो 3 से 5 हजार रुपए के बीच में चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है, पॉकेट अलाउ करती है, तो आप पोर्टर भी ले जा सकते हैं। दगड़ियों, एक बंदा है डेविल, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसने सवाल भी पूछा। ये पूछ रहा है कि पवनदा, हनीमून के लिए जोहार वैली का ट्रिप कैसा रहेगा? चला मी तुहे इतका कोणचा जदू त्यार शरीर में हनी छूने, वो चलते चलते श्वाफा करते करते वो बाबा करते करते वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। और इतना कठिन ट्रैक है, इतना चलना है, इतना चलना है, मून की जगह पे तारे दिखने लगेंगे, वो भी दिन में। और हाँ दोस्तों, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जोहार ट्रिप करने की सोच रहे हैं और आप उत्तराखंड के किसी अन्य जिले से आते हैं, पिथौरागढ़ को छोड़ के,
या फिर आप कहीं विदेश से आ रहे हैं या फिर किसी अनदर स्टेट से आ रहे हैं, तो जिस दिन आप मुंशियारी पहुंचेंगे उसके अगले दिन आपको तहसील से इनर लाइन परमिट बनाना पड़ेगा दोस्तों। प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जाके आप ऊपर ट्रैक कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप बिना इनर लाइन पास लिए हुए ऊपर ट्रैक करते हैं तो कहीं ना कहीं आईटीबीपी वाले, आर्मी वाले आपको रोक लेंगे। हो सकता है कि आप ट्रबल में पड़ जाएं या फिर वहीं से लौट के घर को आ जाए। तो ऐसा मत होने देना अपने साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तहसील जाना, मुंशियारी में तहसीलदार जारी करता है उसे, तो इनर लाइन पास जरूर बना लेना। उसके बाद जोहार जाने की सोचना, ठीक है। आई होप आप सभी को अपने अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी किसी की कोई शंका है, कोई सवाल है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वहां आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी, वर्थ वॉचिंग लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।